वेलकम बैक टू स्वयं स्टडी। यहाँ पर 26 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगला वीडियो मैंने 1 to 25 क्वेश्चन के बनाए थे। वह प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखे तो आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हो। इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाओगे तो आपको मिल जाएगा PSOC के 1 to 25 क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। The insulation of the modern EHV and UHV line designed based on, जो इंसुलेशन होता है EHV लाइन एंड UHV लाइन वो किस बेस पर डिजाइन करते हैं? स्विचिंग वोल्टेज के मुताबिक EHV लाइन और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन और अल्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन में जो इंसुलेशन जो यूज होता है वो स्विचिंग वोल्टेज कितना होता है, स्विचिंग वोल्टेज के हिसाब से वो डिजाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कोरोना लॉस कैन बी रिड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ द होलो कंडक्टर बिकॉज, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, फॉर गिवन क्रॉस सेक्शन द रेडियस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज। कोरोना लॉस को इंक्रीज करना हो तो आपको जो कंडक्टर की साइज को इंक्रीज करना होता है और साइज को इंक्रीज करने के लिए आपको जो होलो कंडक्टर यूज करने पड़ेंगे और होलो कंडक्टर आप यूज करेंगे तो कंडक्टर की रेडियस होती है, जो राउंड गैप होता है वो इंक्रीज होता है, इसलिए कोरोना कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। फॉर ए ट्रांसमिशन लाइन विद द नेग्लिजिबल लॉसेस द लैगिंग रिएक्टिव पावर deliver at the reactive end for the given receiving end voltage is directly proportional to line voltage के proportional होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। A long overhead transmission line transmitted by the characteristic impedance under the operating condition, the ratio of the voltage to the current different point among the line will be remain same। पूरी की पूरी ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज और करंट का जो डिफरेंट का जो रेशियो होता है पूरी की पूरी ओवरऑल ट्रांसमिशन लाइन में सेम ही होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। द फंक्शन ऑफ द अर्थ वायर इज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन। अर्थ वायर का फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। प्रोवाइड द शील्ड टू फेस कंडक्टर फॉर द डायरेक्ट लाइटिंग स्ट्रोक। जो ट्रांसमिशन लाइन होती है इनमें अर्थ वायर टॉप पर होता है, तो टॉप पर इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो भी लाइटिंग स्ट्रोक आए वो जो नीचे जो कंडक्टर माउंटेड है उसको प्रोटेक्शन के लिए अर्थ वायर को इंस्टॉलेशन किया जाता है। टॉप पर कंडक्टर होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। Whenever the conductor are the dead end, whenever the conductor dead ended, there is a change in the direction of the transmission line. Insulator use the strain type। जो आपने देखा ही होगा जहां पर टर्न आता है, जहां पर ज्यादा स्ट्रेन होता है वहां पर स्ट्रेन टाइप के इंसुलेटर यूज किया जाता है। वहां पर जो इंसुलेटर यूज किया जाता है वो हॉरिजॉन्टल नहीं होता, वर्टिकली होता है। मान लो कोई एल एंगल बढ़ रहा है, अब स्ट्रेट लाइन जा रही है, वहां से लेफ्ट साइड पर ट्रांसमिशन लाइन को मूवमेंट कराना है तो वहां पर स्ट्रेन टाइप के इंसुलेटर को यूज किया जाता है क्योंकि स्ट्रेस कम आए ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर, इसलिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम GTU की आने वाली एग्जाम के लिए। द नॉन यूनिफॉर्म द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द यूनिट इन द स्ट्रिंग ऑफ द सस्पेंशन टाइप द इंसुलेशन ड्यू टू। द नॉन यूनिफॉर्म distribution voltage across the unit in the string suspension type the insulation due to the extension of the static capacitance between the metallic junction of the unit and the टावर बॉडी। दोनों के बीच में जो कैपेसिटेंस बनता है इसके लिए जितनी भी डिस्क होती है सारे की सारी डिस्क का जो वोल्टेज इंसुलेटर वो अलग अलग होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 देखते। द ऑर्डर ऑफ द सब हार्मोनिक ड्यूरिंग SSR फॉर द 50 हर्ट्ज नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, तो कितना होता है? 15 डिवाइड बाय 3 होता है। कितना होता है?
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इन RLC सर्किट रिमेनिंग द प्रीडोमिनेंट इंडक्टिव अबोव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी RLC सर्किट में प्रेजेंट होती है। 36 नंबर का क्वेश्चन देखते। अ लॉसलेस लाइन टर्मिनेट विद द सर्ज इम्पीडेंस हैज फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल। लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन होता है, इसका टर्मिनेटेड वोल्टेज होता है सर्ज इम्पीडेंस वो फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल जैसा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके GTU के एग्जाम के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 37 देखते। With the 100% inductive shunt compensation, the voltage profile is flat for zero loading of the line. Voltage profile होता है shunt compensation line का zero loading of the line जितना होता है। 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। For the certain geometry and the operating voltage of the uncompensated transmission line, the ratio of the power transfer capability of the surge impedance loading with the increase the length remain the unchanged. जितने भी आप लेंथ इंक्रीज करोगे उसमें कोई ना कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। The XR ratio of the 20 kV line compared to 40 kV line smaller. XR रेशियो होता है जो 20 kV लाइन कंपेयर टू 40 kV लाइन कम होता है, स्मॉलर होता है, लेस होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। अ लॉसलेस रेडियल ट्रांसमिशन लाइन विद द सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग has the flat voltage profile and the unity power factor at the all point along it. The lossless radial transmission line, the surge impedance loading, जो रेडियल ट्रांसमिशन लाइन होती है, लॉसलेस रेडियल ट्रांसमिशन लाइन में सर्ज इम्पीडेंस कितना होता है, फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल जितना होता है और यूनिटी पावर फैक्टर जितना होता है और ऑल पॉइंट में सेम होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बंडल कंडक्टर आर मेनली एम्प्लॉय टू रिड्यूस कोरोना इफेक्ट। बंडल कंडक्टर को या तो हम बंडल को होलो भी बोल सकते हो, होलो कंडक्टर यूज होते हैं कोरोना लॉस को डिक्रीज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो लॉन्ग होने वाला है, वीडियो आप अंत तक देखिए, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। इतने MCQ प्रिपरेशन आप करके जाओगे तो GTU की एग्जाम में डैम श्योर आप पास हो जाने वाले हो। When a DC source is switched to purely inductive, the current response increase the exponentially and reach the constant value. क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। सीरीज कैपेसिटिव कंपेंसेशन एक्स्ट्रा हाई ट्रांसमिशन लाइन इज यूज। सीरीज कैपेसिटिव कंपेंसेशन को एक्स्ट्रा हाई ट्रांसमिशन लाइन में यूज क्यों किया जाता है? इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। जहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन में सीरीज कैपेसिटिव या तो पैरेलल कैपेसिटिव या तो जो भी कैपेसिटर यूज किया जाता है, कैपेसिटेंस यूज किया जाता है, कैपेसिटिव यूज किया जाता है, वो पूरी की पूरी लाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन की हिंट है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। द ट्रांसमिशन लाइन फीडिंग द पावर ऑन द आइदर साइड ऑफ द मेन ट्रांसमिशन लाइन द कॉल्ड इज सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन। ध्यान से देखिए, द ट्रांसमिशन लाइन द फीडिंग पावर ऑन द आइदर साइड ऑफ द मेन ट्रांसमिशन लाइन। एक ट्रांसमिशन लाइन है, वो दूसरी ट्रांसमिशन लाइन को पावर फीड कर रहा है तो उसको सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहते हैं, क्योंकि इसको फर्स्ट ट्रांसमिशन कहा जाता है, उसको सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले GTU एग्जाम के लिए। A long transmission line resistance and capacitive parameter of the line connected to shunt and parallel. The long transmission line resistance and capacitance parameter of the line shunt and parallel में connected है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रख लेना और वीडियो को शेयर कर देना अपने कॉलेज के जितने भी ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल ग्रुप है, स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि अपने फ्रेंड सर्कल को भी इम्पोर्टेंट हो इसलिए। 48 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। रेंज ऑफ द सर्ज इम्पीडेंस ऑफ द ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन।
ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में SRL सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग की वैल्यू कितनी होती है, सर्ज इम्पीडेंस की वैल्यू कितनी होती है, तो कितनी होती है 40 to 60, 400 to 600 जितनी होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 49 क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रेंज ऑफ द सर्ज इम्पीडेंस इज अंडरग्राउंड केबल, अंडरग्राउंड केबल में सर्ज इम्पीडेंस कितना होता है 40 to 60। यहाँ पर आपने देखा 400 to 600 तो सेम ही है, ज्यादा कुछ फेर है नहीं, आपको याद रख लेना, इजी है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। synchronous phase modifier, synchronous phase modifier are installed at the which of the following position of the transmission line? receiving end synchronous phase modifier कहाँ पर यूज किया जाता है? सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर ट्रांसमिशन लाइन में यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि मान लो डीसी ट्रांसमिशन लाइन है तो इसको एसी करने के लिए फेज मॉडिफायर रिसीविंग एंड पर यूज किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 51 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द वोल्टेज रेटिंग ऑफ द लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन अबोव 100 kV, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन किसको कहा जाता है? अब वो 100 kV की लाइन को लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले जीटीयू एग्जाम के लिए। वीडियो लंबा होने वाला, वीडियो पूरा देखिए। द शंट कैपेसिटिव susceptance of the long transmission line is greater than that the medium and short transmission line. True, सही है। The shunt capacitive susceptance the long transmission line greater than the medium and short transmission line. Short transmission and medium transmission line की comparison में shunt capacitive susceptance long transmission में ज्यादा होता है। True या false? तो यह true है। क्वेश्चन नंबर कितना 53 का देखते हैं। What is the value of the characteristic impedance of the loss फ्री ट्रांसमिशन लाइन? लॉस फ्री ट्रांसमिशन लाइन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? इंपेडेंस की क्या होती है? √L/C। क्या होती है? √L/C। यहाँ पर इंपेडेंस कहा है इसलिए आपको याद रख लेना है कि √ और √C ही आएगा। 54 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। द लीकेज करंट थ्रू द शंट एडमिटेंस मैक्सिमम सेंडिंग एंड पर शंट एडमिटेंस का करंट ज्यादा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 55 क्वेश्चन देखते हैं। वैल्यू ऑफ द लीकेज करंट एट द रिसीविंग एंड ट्रांसमिशन लाइन इज 0। ट्रू, रिसीविंग एंड पर लीकेज करंट की वैल्यू 0 होती है। राइट आंसर है, ट्रू है। आपको एमसीक्यू में भी ये पूछ सकते हैं या ट्रू या फॉल्स में भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, आपको 4 ऑप्शन भी दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। द instantaneous voltage wave in the long transmission line as a function of the time and distance. Instantaneous voltage wave टाइम और डिस्टेंस के मुताबिक फंक्शन के रिलेटेड काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। एट द एनी पॉइंट अलोंग द लाइन द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज द सम ऑफ द इंसिडेंट and the reflect the voltage, sum of the incident and the reflect the voltage। राइट आंसर है। 57 नंबर का क्वेश्चन डिस्कशन कर लिया हम। 58 नंबर का क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। when can in incident wave not distinguish between the termination and the infinite contribution of the line when the line terminate by the characteristic impedance। ये यहाँ पर ब्लर दिखाई देता है इसलिए पूरा पढ़ नहीं पा रहा हूँ अच्छे से। आप देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट खींच के देख सकते हो। फेरांटी इफेक्ट इज मोर प्रोमिनेंट ड्यू टू लाइन कैपेसिटेंस। लाइन कैपेसिटेंस के वजह से फेरांटी इफेक्ट होती है। फेरांटी इफेक्ट किसको कहा जाता है?
सेंडिंग एंड वोल्टेज के कंपैरिजन में रिसीविंग एंड वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है, इसको फेरांटी इफेक्ट कहा जाता है। लाइन के कैपेसिटेंस की वजह से फेरांटी इफेक्ट होती है। लाइन टू ग्राउंड और लाइन टू लाइन के कैपेसिटेंस की वजह से फेरांटी इफेक्ट होती है, और इसको रिड्यूस करने के लिए आपको कंपेंसेटर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। लाइन में 61 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 62 का देखते हैं। If the line consider with the negligible power loss, the real power transmitted the proportional to, लाइन को आप नेग्लिजिबल पावर लॉस पर कंसीडर कर रहे हो तो पावर ट्रांसमिशन प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा के मुताबिक होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। इफ द लाइन इज कंसीडर विद द नेग्लिजिबल पावर लॉसेस, the reactive power that transmitted the proportional to receiving end voltage false है। If the line considered with the negligible power loss, then the reactive power transmitted the proportional to receiving end। reactive power receiving end पर जितना पावर होता है इतना पावर नहीं होता, क्योंकि receiving end पर पावर जो मिलता है उसको apparent पावर बोलते हैं, और reactive पावर को कहते हैं कि VAR, वो दोनों सेम नहीं होते, फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। 64 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके जीटीयू के एग्जाम के लिए। चूज द मोस्ट feasible method for the raising the power to be delivered at the receiving end। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रिड्यूसिंग द लाइन रिएक्टेंस, लाइन का आप रिएक्टेंस रिड्यूस कर दोगे तो आपको रिसीविंग एंड पर ज़्यादा पावर डिलीवर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। द लेगिंग रिसीविंग पावर फैक्टर, द लेगिंग रिसीविंग पावर डिलीवर बाय द लाइन प्रोपोर्शनल टू लाइन डैश एंड इम्पीडेंस वोल्टेज एंड थीटा। The lagging reactive power delivered by the line proportional to the line voltage and the independent of theta। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रख लेना है। 66 क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following regulation is considered best? Which of the following regulation is considered the best? यहाँ पर है 21/2 बेस्ट रेगुलेशन है, कम से कम रेगुलेशन, इसलिए द इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैन बी नेग्लिजिबल व्हेन द लेंथ ऑफ द ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन डज नॉट एक्सीड 60 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी, द इफेक्ट ऑफ द कैपेसिटेंस कैन बी नेग्लिजिबल व्हेन द लेंथ ऑफ द ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ 60 किलोमीटर से ज़्यादा होती है तब कैपेसिटेंस को कंसीडर नहीं करते किसी भी कैलकुलेशन के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाली जीटीयू की एग्ज़ाम के लिए, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, और वीडियो लंबा होने वाला है तो वीडियो आप पूरा का पूरा देखिए। वीडियो आधा घंटे का भी हो सकता है या 45 मिनट का भी हो सकता है। वीडियो आप ध्यान से देखिए और वीडियो को अंत तक देखिए, मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है। For a short line, if the receiving end voltage is equal to the sending end voltage under the loading condition, the receiving end power factor unity। जब रिसीविंग एंड एंड सेंडिंग एंड दोनों पावर ट्रांसमिशन और रिसीविंग एंड पर जब भी दोनों वोल्टेज इक्वल होते हैं तो रिसीविंग एंड पर पावर फैक्टर आपको यूनिटी मिलेगा, 1 मिलेगा, यूनिटी मिलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 69 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 120 kV लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन एज ए कंसिडर एज अ मीडियम लाइन। 120 किलोमीटर तक की जितनी भी लाइन होती है इसको मीडियम ट्रांसमिशन लाइन कहा जाता है। और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन किसको कहा जाता है? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहा जाता है 80 किलोमीटर की लाइन होती है, इसको शॉर्ट कहा जाता है। और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कहा जाता है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कहा जाता है 200 किलोमीटर से ज़्यादा जितनी भी लाइन होती है उसको लॉन्ग ट्रांसमिशन कहा जाता है। आपको 80, 120 और 200 3 डिजिट आपको याद रखना है और 3 क्वेश्चन का आंसर आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीज द विथ।
ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज द पावर फैक्टर एंड वोल्टेज। ट्रांसमिशन लाइन की आपको एफिशिएंसी इंक्रीज करनी होती है तो आपको वोल्टेज और पावर फैक्टर में इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ऐसे ही आपकी ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। अब 25 किलोमीटर एंड 30 kV लाइन इज कंसिडर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। राइट आंसर ऑप्शन है 80 किलोमीटर तक जितनी भी लाइन होती है उसको शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 160 kV and 100 kV transmission line fall under the category long transmission line। 160 kV की लाइन होती है, इसको लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 73 constant power locus of the transmission line at the particular sending and receiving end voltage a circle। इसको सर्कल कहा जाता है। ध्यान से देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है constant power locus of the transmission line at the particular sending end voltage and receiving end voltage। locus आएगा तो आपको इसका आंसर रखना है सर्कल ही। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 74 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। The surge impedance of the long transmission line is order to 400 कितना होता है? 400 होता है। अगले क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था कि 400 होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अंडरग्राउंड होता है तो यहाँ पर 40 हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 75 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। As the height of the transmission tower is increased, the all capacitance and the line induction respectively decrease the remain unchanged। लाइन की आप हाइट बढ़ाओगे तो क्या होने वाला है? डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट होने वाला है। ध्यान से देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के लिए। एट द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इंक्रीज द लाइन कैपेसिटेंस एंड द इंडक्टेंस रिस्पेक्टिव। लाइन कैपेसिटेंस इंक्रीज होने वाला है और इंडक्टेंस रिमेन सेम होने वाला है। लाइन की जब जब कैपेसिटी बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होने वाला है और इंडक्टेंस रिमेनिंग सेम होने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फेरेंटिंग इफेक्ट। फेरेंटिंग इफेक्ट इज नॉट प्रॉब्लम टू शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में फेरेंटिंग इफेक्ट को कंसिडर नहीं कंसिडर किया जाता। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में फेरेंटी इफेक्ट को कंसीडर किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और फेरेंटी इफेक्ट किसको कहा जाता है? मैंने अगले क्वेश्चन में भी बताया था कि सेंडिंग एंड के कंपैरिजन में रिसीविंग एंड पर वोल्टेज बढ़ जाता है, इसको कहा जाता है फेरेंटी इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। What happens during the Ferranti effect? फेरेंटी इफेक्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है? रिसीविंग एंड वोल्टेज बिकम द मोर देन द सेंडिंग एंड वोल्टेज। मैंने अभी बताया कि सेंडिंग के कंपैरिजन में रिसीविंग एंड पर वोल्टेज ज्यादा हो जाता है, इसको फेरेंटी इफेक्ट कहा जाता है। और फेरेंटी इफेक्ट में इस इफेक्ट होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फेरेंटी इफेक्ट के रिलेटेड एक क्वेश्चन बनने वाला ही, आने वाला ही है। ड्यूरिंग द फेरेंटी इफेक्ट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लाइन रेजिस्टेंस लीड द रिसीविंग एंड वोल्टेज। जो भी वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है वो रिसीविंग एंड पर होने वाला है, सेंडिंग एंड पर वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है नहीं। 80 क्वेश्चन देखते हैं। 80 विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट और एलिमेंट कैन बी रिड्यूस द फेरेंटी इफेक्ट? करंट लिमिटिंग फैक्ट रिएक्टर। Which of the following equipment or element can be reduced the Ferranti effect? Current limiting reactor CLR करंट लिमिटिंग रिएक्टर आप इंस्टॉल करोगे ट्रांसमिशन लाइन में तो फेरेंटी इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हो। और CLR शॉर्ट ट्रांसमिशन में रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, जरूरियात नहीं है, क्योंकि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में फेरेंटी इफेक्ट को कंसीडर नहीं करने वाले हैं और नहीं करते हैं। 81 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द नो लोड कंडीशन
under the no load condition, inductance of the line predominate the line, earth capacitor false. 82 क्वेश्चन देखते हैं. What is the limit within the with the consumer and the terminal voltage should be maintained? आपको जो कंज्यूमर एंड पर आपको वोल्टेज को कितने परसेंटेज को कांस्टेंट रखना है, मेंटेन रखना है. 5 to 6% कंज्यूमर एंड तक आप वेरिएशन चलेगा, अदरवाइज इससे ज़्यादा हो जाएगा तो वेरिएशन नहीं चलने वाला है. 5 to 6% चलेगा. यहाँ पर वोल्टेज बताया, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 5%. कितनी होती है 5%. फ्रीक्वेंसी में डिफरेंट आएगा तो भी चलेगा. वोल्टेज में 6 और फ्रीक्वेंसी में 5. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन के एक्सप्लेन करता हूँ, साथ में मैं दूसरा क्वेश्चन भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसलिए वीडियो लंबा होने वाला है, तो वीडियो आप अंत तक देखिए, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है. वीडियो ऑलरेडी 25 मिनट का हो चुका है, वीडियो आधा घंटे या 45 मिनट का भी हो सकता है. 83 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ द मेंटेनिंग द कंज्यूमर एंड वोल्टेज विद द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट? आपको कंज्यूमर एंड में आपको वोल्टेज को क्यों मेंटेन करना है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया. क्योंकि फॉर द सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, सेटिस्फैक्टरी ऑफ द इक्विपमेंट, जहाँ पर रेसिडेंस लोड होगा वहाँ पर सब इक्विपमेंट का लोड मेंटेन रहे, इसलिए सेटिस्फैक्शन मिले सब इक्विपमेंट को, इसलिए आपको मेंटेन करना है प्लस और माइनस 6%. क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज नॉट यूज द वोल्टेज कंट्रोल? कौन सा इक्विपमेंट से आप वोल्टेज को कंट्रोल नहीं कर सकते? इंडक्शन जनरेटर से आप वोल्टेज को कंट्रोल नहीं कर सकते. टैप चेंजर ट्रांसफार्मर से, सीरीज कंपेंसेटर से और सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर से आप वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हो. ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले जीटीयू एग्जाम के लिए. 85 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले जीटीयू एग्जाम के लिए. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एवीआर? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एवीआर? दीज द टर्म्स ऑफ द रिलेटेड वोल्टेज कंट्रोल. तो एवीआर का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर. क्या होता है? ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर. 86 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं. ऑन विच साइड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर टैप चेंजर इज प्रोवाइड? कौन सी साइड पर टैप चेंजर को प्रोवाइड किया जाता है? ट्रांसफॉर्मर में एचवी और एलवी वाइंडिंग होता है और टैप चेंजर को प्रोवाइड किया जाता है हाई वोल्टेज के साइड. क्योंकि हाई वोल्टेज के साइड क्यों किया जाता है वो एक डिफरेंट क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. क्योंकि एलवी साइड करंट लेस होता है, इसलिए एलवी साइड टैप चेंजर को माउंट किया जाता है. इस क्वेश्चन भी आपका आ सकता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं. On what concept the electrically short, medium and long line based on physically length of the line? लाइन की लेंथ कितनी होती है इसके मुताबिक शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को क्लासीफाई किया जाता है. लाइन की लेंथ कितनी होती है इसके मुताबिक किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले जीटीयू एग्जाम के लिए. The capacitance effect can be neglected which among the transmission line? ये दूसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस की इफेक्ट को नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हो. शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस की इफेक्ट को नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हो. मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में आपको कैपेसिटेंस की इफेक्ट को कंसीडर करना है. डिफरेंट क्वेश्चन ये आ सकता है. 89 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं. In modeling the short length overhead transmission line, why it is the line capacitance to ground is not considered finite but very small? Option number B right answer है. In the modeling in the short length overhead transmission line, why is the line capacitance is grounded not considered finite but very small? वो
स्मॉल ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस स्मॉल होता है, इसलिए इसको कंसिडर नहीं करते। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। In a short transmission line, voltage regulation is the zero when the power factor angle of the load receiving end side equal to tan inverse R divided by X। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, व्हाट इज द पावर फैक्टर एंगल द लोड द मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए पावर फैक्टर का एंगल क्या होना चाहिए, टेन इनवर्स कोमा एक्स डिवाइड बाय आर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आपने अगले क्वेश्चन पर देखा होगा टेन इनवर्स आर डिवाइड बाय एक्स, वो किसके लिए है, लोड द रिसीविंग एंड साइड इक्वल, इसके लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। फॉर अ शॉर्ट लाइन इफ the receiving end voltage is equal to the sending end voltage under the loading condition, the receiving end power factor leading, receiving end power factor leading होगा जब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हो, तब रिसीविंग एंड सेंडिंग एंड वोल्टेज दोनों इक्वल हो, तब रिसीविंग एंड पावर फैक्टर लीडिंग होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन इज पॉसिबल ओनली लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर में जीरो वोल्टेज रेगुलेशन पॉसिबल है, और वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसमिशन लाइन का कम हो अच्छा है ना। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, नहीं 96 देखने वाला है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल में टाइम ज़्यादा जाने वाला है, इसलिए हम यहाँ पर डिस्कशन नहीं करने वाले। अ ट्रांसमिशन लाइन हैज़ 50 किलोमीटर operating the frequency 50-100, find the type of the line, long transmission line। आप यहाँ पर ध्यान रखना 80 किलोमीटर तक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है, बट यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से 500 है, इसलिए इसको लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कहा जाता है। आप ओनली किलोमीटर नहीं देखना, केवीए रेटिंग और फ्रीक्वेंसी साथ में देखना, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे आप समझ जाएंगे। अ ट्रांसमिशन लाइन हैज 20 किलोमीटर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, सॉरी दोस्तों, अ ट्रांसमिशन लाइन हैज 20 किलोमीटर ऑपरेटिंग एट द फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज, द फाइंडिंग द टाइप ऑफ द लाइन। यहाँ पर 200 किलोमीटर है तो आपको माइंड में क्लिक कर जाएगा कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, बट यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, इसलिए वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटेंस इफेक्ट इज द नेग्लिजिबल। कौन सी ट्रांसमिशन लाइन में तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, घुमा फिरा के वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको उल्टा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस के इफेक्ट को नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हैं, उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। कम्युनिकेशन लाइन आर ट्रेडेड एज लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। क्वेश्चन नंबर 99 है, कम्युनिकेशन लाइन आज ट्रेडेड एज ए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में ही कम्युनिकेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, if the rated receiving end voltage 33 kV, then the what are the limit for the safe operating equipment। 30 kV की लाइन है तो ऑपरेटिंग इक्विपमेंट कौन सी लिमिट तक सेफ है, 31.35 टू 34.65। इससे 10% कम और 10% ज़्यादा की लिमिट पर वो इक्विपमेंट सेफ होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले में। 101 देखते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन शुड बी मिनिमम। मैंने अगले क्वेश्चन में भी डिस्कशन किया था, ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन जितना भी कम हो इतना अच्छा होता है, इसलिए जितना भी 0 से ज़्यादा होता है इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन PSPD सब्जेक्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इन द ट्रांसमिशन लाइन कैन बी ऑब्टेन बाय,
दोनों से हो सकता है, इंक्रीजिंग द वोल्टेज लेवल एंड रिड्यूसिंग द रिएक्टेंस। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए आपको लाइन का वोल्टेज इंक्रीज करना पड़ेगा या तो रिड्यूसिंग द रिएक्टेंस। आप लाइन का रिएक्टेंस रिड्यूस कर दोगे तो भी आप ज़्यादा पावर ट्रांसफर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। द क्रिटिकल क्लियरेंस एंगल ऑफ द गिवन पावर सिस्टम फॉर द सर्टेन फॉल्ट। क्रिटिकल एंगल पावर सिस्टम का कितना होना चाहिए सर्टेन फॉल्ट, तो कितना होना चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ द एम, इंडिपेंडेंट ऑफ द एम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 104 देखते। इक्वल एरिया क्राइटेरिया सॉरी दोस्तों, इक्वल एरिया क्राइटेरियन द स्टेबिलिटी इज एप्लीकेबल। इक्वल एरिया क्राइटेरियन स्टेबिलिटी इज एप्लीकेबल टू बोथ द मशीन इनफाइनाइट बस एंड टू मशीन सिस्टम। दोनों सिस्टम में यूज होता है, मशीन इनफाइनाइट होता है तो भी होता है यूज, और टू मशीन सिस्टम में भी यूज होता है इक्वल एरिया क्राइटेरिया। यहाँ पर क्राइटेरियन लिखा है क्योंकि ये पीडीएफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पीडीएफ है, और आप अतुल की बुक में देखोगे तो इक्वल एरिया क्राइटेरिया आपको दिखाई देगा, इसलिए मैं इक्वल एरिया क्राइटेरिया बोल रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में भी इक्वल एरिया क्राइटेरिया ही आने वाला है। इक्वल एरिया क्राइटेरिया ऑफ द स्टेबिलिटी इज एप्लीकेबल टू बोथ द मशीन इनफाइनाइट बस टू मशीन सिस्टम में एप्लीकेबल होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं, 106 देखने वाले हैं, नहीं 105 देखते हैं। In the two machine power system, machine 1 deliver power machine B, a three-phase fault occur the machine A, initial acceleration of the machine A is a positive। वन मशीन दूसरे मशीन को पावर फीड कर रहा है, वन मशीन में फॉल्ट हुआ तो मशीन ए का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, क्या होता है पॉजिटिव होता है, क्या होता है पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनहांस द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम मोस्ट, इंस्टॉलेशन ऑफ द सिंगल पोल ऑटो रिक्लोजर सर्किट ब्रेकर। इंस्टॉलेशन ऑफ द सिंगल पोल ऑटो रिक्लोज सर्किट ब्रेकर को आप यूज करोगे तो ट्रांजिएंट की स्टेबिलिटी इनहांस रहने वाली है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 107 क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू द पावर सिस्टम शुड हैव अ लोड फैक्टर अबाउट 1। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू पावर सिस्टम का परफॉर्मेंस, पावर फैक्टर का परफॉर्मेंस 1 होना चाहिए। 108 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू पावर सिस्टम शुड हैव अ डाइवर्सिटी फैक्टर ग्रेटर देन द 1 से ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन द 1 डाइवर्सिटी फैक्टर पावर सिस्टम का 1 से ज़्यादा होना चाहिए। और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू पावर सिस्टम का लोड फैक्टर, मैंने गलती कर दिया था, पावर फैक्टर मैंने बोला था, यहाँ पर लोड फैक्टर है। लोड फैक्टर अबाउट 1 होना चाहिए और डाइवर्सिटी फैक्टर 1 से ज़्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए 1 से ज़्यादा होना चाहिए, 1 से ज़्यादा होना चाहिए। और 108 क्वेश्चन है। और दोस्तों इस पीडीएफ में टोटल क्वेश्चन नंबर 376 है। पूरे क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूँगा तो 2 to 3 घंटा चाहिए मेरे को, इतने टाइम का वीडियो बनाना पड़ेगा और इतना मेरे पास इंटरनेट है नहीं, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है, डेली अपडेट का ग्रुप है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब का अपडेट का ग्रुप है और फैशन शॉप का ग्रुप है। तीनों में कोई भी ग्रुप में आप ज्वाइन होकर आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हो कि सर मेरे को पीडीएफ चाहिए, तो मैं पीडीएफ आपको भेज देने वाला हूँ। तो पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नहीं अपलोड करने वाला हूँ क्योंकि मेरी पीडीएफ लीक हो जाती है और बाद में मेरे को कोई भी सर क्वेश्चन करते हैं कि सर आपने पीडीएफ मैंने फॉरवर्ड करने को नहीं कहा था तो भी आपने फॉरवर्ड कर दी, इसलिए मैं आपको पर्सनली पीडीएफ भेजना
चाहता हूँ और आप मेरे को मेरा ग्रुप ज्वाइन करके मेरे को आप मैसेज कीजिए डायरेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीक लोड हाइड्रो पावर प्लांट कंपेयर टू द बेस लोड थर्मल पावर प्लांट हैव पावर प्लांट कैपेसिटी फैक्टर मच लोअर। हाइड्रो पावर प्लांट के कंपैरिजन में थर्मल पावर प्लांट का प्लांट कैपेसिटी फैक्टर लोअर होता है। हाइड्रो पावर के कंपैरिजन में प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कम होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रन ऑफ द रिवर प्लांट आर यूज्ड बेस लोड ऑपरेशन। रन ऑफ द रिवर प्लांट आर यूज द बेस लोड ऑपरेशन के लिए रन ऑफ द रिवर प्लांट यूज किया जाता है। 111 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। द टू पार्ट टैरिफ इज बेस्ड ऑन MWH एंड MVA। टू पार्ट टैरिफ होता है वो MWH मेगावाट आवर और मेगावाट एम्पियर के मुताबिक होता है। 112 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। When the generating unit in the power plant are loaded with the equal When the generating unit in a power plant are loaded with the incremental cost, the cost of the generation minimum. When the generating unit of the power plant the loaded the equal incremental cost of the generation minimum होती है ये। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंक्रीमेंटल हीट रेट curve incremental heat rate curve the thermal generating unit are used to determine the value of the which of the unit should be loaded to decrease the fuel cost of the minimum। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। In an economic operation power system, the effect of the increase the penalty factor between the generating plant and the system load center is the decrease the load the generalizing plant, decrease the load on the generating plant। दोस्तों मिस्टेक होगी यहाँ पर, ब्लर दिखाई दे रहा है इसलिए आप स्क्रीनशॉट खींच आप एसएस लेके पढ़ सकते हो, आपको इजीली रहेगा। यहाँ पर ब्लर दिखाई दे रहा है, आप फुल क्वालिटी में वीडियो देखना। 360 या 460 की जो भी क्वालिटी है फुल क्वालिटी में वीडियो देखना तो आपको बहुत बढ़िया दिखाई देने वाला है। क्योंकि PDF की क्वालिटी ही कम है इसलिए मेरे को बार बार मैं हिचक जाता हूँ, मेरे को क्लियरली दिखाई नहीं देता। इसलिए क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आपको कोई डाउट रहने वाला है नहीं। मैं सारे के सारे जो भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा करता हूँ मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ के आंसर बोल के मैं नहीं चला जाता हूँ, एक्सप्लेनेशन करता हूँ क्योंकि एक्सप्लेनेशन आपको याद रह जाता है। आप जब ड्यूरिंग एग्जाम मेरे को याद करेंगे कि सर ने बोला था तो आप इजीली अटेम्प्ट क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। रिएक्टिव पावर इन द सिंगल फेज AC सर्किट इज अ प्रोडक्ट ऑफ voltage time current time in the single of the angle between the voltage and current। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने पहले ही बताया था कि पूरी PDF में 376 क्वेश्चन है, हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं 150 तक क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। बाद में मेरे को लगे व्यू ज़्यादा आते हैं और कमेंट अच्छी आती है और PDF की रिक्वेस्ट मेरे पास आती है तो मैं दूसरा वीडियो बनाने वाला हूँ, बाकी दूसरा वीडियो मैं नहीं बनाने वाला हूँ क्योंकि ऑलरेडी वीडियो 43 मिनट का हो चुका है और लंबा वीडियो होगा तो व्यूअर नहीं देखेंगे, आप भी नहीं देखेंगे, आप बोरिंग हो जाओगे। इसलिए आप वीडियो को पॉज कीजिए, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, लिख के पढ़िए, याद करके पढ़िए, फ्रेंड को शेयर करते रहे तो आपको इजीली याद रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। इन अ लाइटली लोडेड ट्रांसमिशन लाइन ऑफ द सच अ लेंथ दैट द कैपेसिटिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज applicable the receiving end voltage may exceed the sending end voltage। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन अ लॉन्ग हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन अंडर द हैवी लोड कंडीशन
वार कंपेंसेटर कैन बी प्रोवाइड बाय इंस्टॉलिंग सीरीज कैपेसिटर। सीरीज कैपेसिटर यूज किया जाता है वोल्टेज ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन अंडर द हैवीली लोडिंग कंडीशन। जब भी वोल्टेज कम होता है ट्रांसमिशन लाइन में तब सीरीज कैपेसिटर की मदद से यूज करके आप ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज को मेंटेन कर सकते हो और इजीली आप ट्रांसमिशन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। अ लोड कर्व इज अ प्लॉट ऑफ द लोड वर्सेस टाइम। लोड वर्सेस टाइम का जो कर्व होता है, यहाँ पर लोड होता है और यहाँ पर टाइम होता है, वो कर्व होता है, ऐसा कर्व होता है, लोड वर्सेस टाइम का होता है लोड कर्व होता है, वो लोड वर्सेस टाइम का होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। 119 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द इकोनॉमिक जनरेशन पावर डैश पावर यूटिलाइजेशन फैक्टर। इकोनॉमिक जनरेशन पावर प्लांट को प्लांट ऑफ द यूटिलाइजेशन फैक्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द कंज्यूमर कैन बी प्रोवाइडेड हाईएस्ट लोड फैक्टर कंटिन्यूअस प्रोसेस प्लांट। जिस फैक्ट्री की कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती है, एल्यूमिनियम की कंपनी हो, केमिकल की कंपनी हो, जो भी कंपनी हो, उसका पावर फैक्टर ज्यादा रहता है, हाईएस्ट लोड ऑफ द फैक्टर इसका ज्यादा रहता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 121 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। द लोड ऑफ द कंज्यूमर इज जनरली मेजर इन द टर्म्स ऑफ द एम्पियर आवर में नापा जाता है। कहाँ? एम्पियर आवर में नापा जाता है। लोड ऑफ द कंज्यूमर होता है वो किसमें नापा जाता है? एम्पियर आवर में नापा जाता है। 122 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। द नॉर्मल कनेक्टेड लोड ऑफ द डोमेस्टिक कंज्यूमर यूजुअली 10 किलोवाट तक होता है। नॉर्मल जो डोमेस्टिक कंज्यूमर, रेसिडेंशियल जो कंज्यूमर होता है 10 किलोवाट तक इसका लोड होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 123 नंबर का क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लोड फैक्टर ड्यूरिंग अ पीरियड। लोड फैक्टर ड्यूरिंग अ पीरियड एवरेज लोड डिवाइड बाय मैक्सिमम लोड। एवरेज लोड होता है डिवाइड बाय मैक्सिमम लोड को कहा क्या जाता है? लोड फैक्टर कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, जीटीयू के एग्जाम के लिए। आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे तीनों के तीनों ग्रुप में से कोई भी एक ग्रुप में ज्वाइन होकर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। 124 नंबर का क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टॉलेशन प्रोवाइड द पीक लोड? आर्क फर्नेस। आर्क फर्नेस को पीक लोड चाहिए ही चाहिए, पीक लोड पर ही चलती है आर्क फर्नेस। डिमांड फैक्टर, मैक्सिमम डिमांड टू कनेक्टेड लोड। आज ही एनर्जी कंजर्वेशन ऑडिट का पेपर था। इस पेपर में 20 क्वेश्चन आया था। जितनी भी डिमांड होती है और कनेक्टेड लोड होता है इसको कहते हैं डिमांड फैक्टर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 126 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द समर मंथ्स इट इंक्रीज द लोड ड्यू टू इंक्रीज द यूज ऑफ फैन एंड एयर कंडीशनर। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है दोस्तों। समर में जब धूप ज़्यादा पड़ती है तब एयर कंडीशनर और फैन ज़्यादा यूज होते हैं, इसलिए लोड ज़्यादा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। इन अ सिस्टम if the base load is the same, the maximum demand of the load factor 1। दोनों लोड सेम होगा तो डिमांड फैक्टर कितना होने वाला है? 1 होने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 128 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 129 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लोड ड्यू टू द 1 टन एयर कंडीशनर नियरली 1 किलोवाट टू कितने किलोवाट? 2 किलोवाट। इस किलोवाट कंपनी टू कंपनी चेंज होते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में इतना ही याद रख लेना है। लोड ड्यू टू द 1 टन, यहाँ पर 1 टन की बात कर रहा है। 1 टन कितना होता है? 50। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं।
लोड ड्यू टू द सीलिंग फैन, सीलिंग फैन का लोड कितना होता है 100 वोट टू 200 वोट कितना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। 131 क्वेश्चन देखते हैं। विच डोमेस्टिक यूटिलिटी आइटम इज हायर पावर रेटिंग, रेफ्रिजरेटर, सीलिंग फैन, ट्यूबलाइट और इलेक्ट्रिक आयन। तो इलेक्ट्रिकल आयन का सबसे ज़्यादा रेटिंग होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 132 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। स्टेरो विद 210 वोट loudspeaker which provide the electrical load to less than the 6 kilowatt. A stereo with the 210 watt load speaker less than the 6 kilowatt. मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी किया है। आप इस कैरेक्टरिस्टिक को समझ के इस क्वेश्चन को भी आप समझ सकते हो, बट कैरेक्टरिस्टिक के बिना भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। 133 The load of the system is shown in the figure. पूरा क्वेश्चन में लेता हूँ। The load of the system is shown in the figure. The load factor of the system. लोड फैक्टर कितना होने वाला है? अब लोड फैक्टर कितना होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1043। यहाँ पर आएगा 0.38। लोड फैक्टर इतना होता है। The load factor for a 1 to 6 hour period 1 होता है। लोड फैक्टर कितना होता है? 6 घंटे तक इसका लोड फैक्टर 1 होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 135 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लोड फैक्टर फॉर द पीरियड 6 to 24 आवर 0.5। जितने जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे लोड फैक्टर डिक्रीज होता है। टाइम इंक्रीज, लोड फैक्टर डिक्रीज। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। Which plant can be never have 100% लोड फैक्टर? पिक लोड प्लांट। जो पिक लोड प्लांट होते हैं उसका लोड फैक्टर 100% कभी भी नहीं होता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 137 का क्वेश्चन देखते हैं। Which meter is installed the premise of the consumer for the recovery of the charge of the electrical energy? KVA मीटर, मीटर METR। KVA मीटर का चार्ज कंज्यूमर के पास से लिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके घर पर जो लगा होता है इसको आप KVA मीटर भी बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 139 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले GTU एग्जाम के लिए। अ consumer find the after the running 10 kV equipment of the full load 6 hour is the energy consumption in the 48 kilowatt. It the big concluded that power factor of the equipment 0.8। पावर फैक्टर कितना होगा आपको इसको कैलकुलेशन करना है, और पावर फैक्टर को कैलकुलेशन करने के लिए आपको किलोवाट डिवाइड बाय केवी आप करोगे तो उसका आंसर आने वाला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको किलोवाट यहाँ पर किलोवाट दिया है, कितना दिया है 48 डिवाइड बाय 10 करोगे तो पावर फैक्टर कितना आ जाएगा 0.8 पावर फैक्टर आ जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 140 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच इक्विपमेंट प्रोवाइड द फ्लक्चुएटिंग लोड? वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर। वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर होता है, इसमें फ्लक्चुएटिंग लोड होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप वेल्डिंग की आर्क जैसी जैसी बढ़ेगी वैसे वैसे वो करंट ज़्यादा ड्रॉन करेगा, और वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज का रेटिंग कम होता है और करंट का रेटिंग ज़्यादा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। 141 क्वेश्चन देखते हैं। A power plant supplying the energy to the city will usually expand the peak demand. Peak demand कब होती है? 6 PM to 12 PM से 6 PM to 12 PM पीक डिमांड होती है, क्योंकि पूरे दिन सब लोग काम पर गए होते हैं और सब घर पर आते हैं 6 बजे मान लो आ जाते हैं, तो पीक डिमांड 10 बजे तक रहती है। बाद में खाना खा के वो सोकर वो मूवी भी देखते हैं, इसके लिए पीक डिमांड होती है 6 to 12। द रेशियो मैक्सिमम डिमांड ऑफ द इंस्टॉलेशन डिवाइड बाय द सम इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड इज नॉन डाइवर्सिटी फैक्टर।
द रेशियो मैक्सिमम डिमांड ऑफ द इंस्टॉलेशन, जितनी भी इंस्टॉलेशन की डिमांड है डिवाइड बाय सम ऑफ द इंडिविजुअल, पूरा इंस्टॉलेशन डिवाइड बाय इंडिविजुअल, इसको डाइवर्सिटी फैक्टर कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। 143 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन अ पावर प्लांट reserved generating capacity which is in operating but not the service known hot reserved. In the power plant, the reserved generating capacity which is the operating but not the service known hot reserve, इसको hot reserve कहा जाता है। जिस कैपेसिटी को स्टोर किया जाता है इसको hot reserved कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 consumer having the peak demand A, B, C, D and E have the individual load factor 0.5. It can be concluded that ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देयर combined power consumption of the day will be 12, A plus B plus C plus D कंबाइन हो जाएगा, इसलिए इसको ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन interconnected system consisting nuclear power station, steam station in the diesel generating station, which plant can be used base load plant? न्यूक्लियर पावर प्लांट को हम बेस लोड पर यूज कर सकते हैं, डीजल पावर प्लांट को बेस लोड पर हम यूज नहीं कर सकते, इसको पिक लोड पर यूज कर सकते हो। जब पिक डिमांड होती है वह तब भी डीजल प्लांट को यूज किया जाता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट को हम एज अ बेस लोड प्लांट इज यूज हम करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो लंबा हो गया, 56 मिनट का वीडियो हो गया और 2-3 क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज लेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, सबसे ज़्यादा फ्यूल ऑफ द पावर, सबसे ज़्यादा कम कॉस्ट किसकी होने वाली है? न्यूक्लियर पावर प्लांट की होने वाली है, ट्रांसपोर्टेशन की। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। कैपिटल कॉस्ट पर मेगावाट आवर इज द हाईएस्ट इन केस ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट। कैपिटल कॉस्ट मेगावाट आवर, सबसे ज़्यादा मेगावाट आवर की कैपिटल कॉस्ट किसकी होती है? किसकी होती है? न्यूक्लियर पावर प्लांट की, क्योंकि न्यूक्लियर बहुत ही महंगा है। 148 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। A steam power station will be run with the maximum efficiency when it is run near full load. जब भी स्टीम थर्मल पावर प्लांट फुल लोड पर चलता है तब उसका एफिशिएंसी मैक्सिमम होता है, और थर्मल पावर प्लांट की मैक्सिमम एफिशिएंसी 13% से ज़्यादा नहीं होती, सेड बाय माय सर। 149 Which of the following is likely to result in the lower efficiency of the power station? Varying the load, जब भी लोड वेरी करता है तब द लोअर एफिशिएंसी ऑफ द पावर स्टेशन की हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 152-153 रेफर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। द फॉलोइंग फैक्टर आर एसोसिएटेड विद पावर प्लांट। क्या होता है इसका आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स पे बताना है, क्योंकि मेरे को भी इसका आंसर पता है नहीं। क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। विच फैक्टर इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द बेस लोड प्लांट? 3, तीसरे नंबर का फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आंसर मेरे को पता चल गया। तीसरे नंबर का फैक्टर कौन सा है? क्विक स्टार्टिंग। आप इसका एसएस खींच लीजिए, क्योंकि 3 क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा आएगा Which two factor are the significant the requirement for the base load? 1 और 2 आएगा। क्या आएगा? 1 और 2 आने वाला है। Which two factor are the important for the peak load plant? क्या आएगा? तीसरा और 4th। 153 Which factor are favorable the diesel power plant is compared to the steam power plant? 1 2 3 4 चारों का 4 आने वाला है। 154 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन
400 volt system in order to obtain the minimum cost and the maximum benefit, the capacitor should be installed at the load. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए. In the 440 voltage system, in order to obtain the maximum cost of the maximum benefit, the capacitor should be installed at the load. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पूरे एक घंटे का वीडियो हो गया. आप पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिए और आप मेरे को कमेंट कीजिए. आपको कमेंट नहीं, सॉरी दोस्तों, आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए. तीनों के तीनों ग्रुप में से कोई भी एक ग्रुप में ज्वाइन होकर आपको पीडीएफ चाहिए तो 155. In case of the medium size induction motor, the power factor will be maximum at the full load. मीडियम साइज की जो इंडक्शन मोटर होती है इसमें पावर फैक्टर फुल लोड पर ज़्यादा होता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 156. The coaxial line is filled with the dielectric, the relative permeability 9. If the C denoted the viscosity propagation, the free space, the velocity of the propagation in the line will be C divided by 3. आंसर आएगा. इसका मैथमेटिकल मेरे को पता है नहीं, आप देख लीजिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट बट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए. 159 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग will not contribute the low power factor replacement of the fluorescent lamp with the incandescent lamp. इस क्वेश्चन भी एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट की एग्जाम में आया था. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कॉन्ट्रीब्यूट द लो पावर फैक्टर रिप्लेसमेंट ऑफ द फ्लोरोसेंट लैम्प विद द इनकैंडेसेंट लैम्प. कोई भी फर्क पड़ने वाला है नहीं, आप चेंज करो या ना करो. 160 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following may not be the effect of the low plant operation power factor? Which of the following may not be effect of the low plant operating power factor? Improvement the illumination from the lighting. ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 161 देखते हैं. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट रिलेशन पावर फैक्टर. KW बाई KV राइट है. KW KVA क्रॉस पावर फैक्टर वो भी राइट है. KVA क्रॉस KW पावर फैक्टर वो गलत है. ऑप्शन नंबर सी गलत है. ऑप्शन नंबर सी गलत है. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 162 163 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. The simple substitution of the kilowatt from the total KVA equal to KVR when the power factor unity. Most important question है. The average load इसका आएगा 125 अबो. क्वेश्चन का आप कैलकुलेशन करके बता सकते हो. द एनर्जी सप्लाई ऑफ द एनर्जी, डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर, वो सब वहाँ से आपको मिलने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 169 देखते. कनेक्टेड लोड इज द रेटिंग ऑफ द KW ऑफ द इंस्टॉल इलेक्ट्रिकल लोड टू कंज्यूमर. इसको कनेक्टेड लोड कहा जाता है. वीडियो लॉन्ग हो चुका है, वीडियो में आगे चलाता हूँ. आधे क्वेश्चन तो मैंने डिस्कशन कर दिए हैं. 170 नंबर का क्वेश्चन देखते. विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लायंस विल द ऑफर द मैक्सिमम लोड. हॉट प्लेट. सबसे ज़्यादा अप्लायंस वो कंज्यूमर मैक्सिमम लोड को कंज्यूम करता है. हॉट प्लेट कंज्यूम करती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री विल द कंज्यूम द मैक्सिमम पावर पर टन ऑफ द प्रोडक्ट. एल्यूमिनियम. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री विल द कंज्यूम मैक्सिमम पावर पर टन प्रोडक्ट. एल्यूमिनियम आएगा. ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा. ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा. 172 देखते हैं क्वेश्चन. द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द लोड कर्व रिप्रेजेंट पिक डिमांड. इसको पिक डिमांड करते हैं. लोड कर्व में पिक डिमांड कहते हैं, हाईएस्ट कर्व होता है इसको. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है. 173 नंबर का क्वेश्चन देखते. इन अ फिगर शो द बिलो विच कर्व रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द पावर जनरेशन पर किलोवाट इन द प्लांट विच लोड फैक्टर. ऑप्शन नंबर ए कर्व है वो रिप्रेजेंट करता है. ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 174 देखते. फॉर अ थर्मल पावर प्लांट विच इज नॉट फिक्स्ड कॉस्ट. फ्यूल कॉस्ट. फ्यूल कॉस्ट वेरी टू वेरी होती है. इंडिया में डे टू डे वेरी होती है.
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्यूल कॉस्ट वेरी होती है, पेट्रोल की भी, डीजल की भी, कोलसे की भी वेरी टू वेरी होती है, गैस की भी वेरी टू वेरी होती है। 175 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ द प्लांट कैलकुलेट बाय द एनी ऑफ द अबो। कोई भी मेथड से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, स्नेकी फंड मेथड से भी आप कैलकुलेशन, तीनों की तीनों मेथड से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। 176 देखते हैं, विच मेथड ऑफ द डेप्रिसिएशन चार्ज एस्टिमेशन गिव द heaviest charge during the early year of the plant life? Diminishing the value method, डायमिनिशिंग वैल्यू मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अ डीजल पावर प्लांट इज द बेस्ट सूटेड एज अ स्टैंड बाय प्लांट। डीजल पावर प्लांट को आप स्टैंड बाय पावर प्लांट में यूज़ कर सकते हो और किसी भी इमरजेंसी में भी यूज़ कर सकते हो डीजल पावर प्लांट को। 178 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, गैस टरबाइन पावर प्लांट यूजली शूट फॉर पीक लोड ऑपरेशन। गैस पावर प्लांट होते हो पीक लोड ऑपरेशन के लिए यूज होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, विच पावर प्लांट कैन नॉट हैव अ सिंगल यूनिट ऑफ द 100 मेगावाट। डीजल प्लांट का होता है 100 मेगावाट का कोई भी यूनिट होता है नहीं, सब यूनिट 100 से कम मेगावाट का होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 180, डीजल इंजन पावर प्लांट यूजुअली रन ऑन द लाइट डीजल ऑयल। किससे ऑपरेट होता है? लाइट डीजल ऑयल से ऑपरेट होता है। 181 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ फ्यूल फॉर क्लोज साइकिल गैस टरबाइन प्लांट। क्लोज साइकिल गैस टरबाइन पावर प्लांट के लिए कौन सा किसको यूज कर सकते हैं? वुड, फर्नेस ऑयल, एनी गैस, एनी ऑफ द अबव। तीनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, वुड, फर्नेस, एनी गैस में से कोई भी आपको यूज कर सकते हो। कैपेसिटी फैक्टर ऑफ द पावर स्टेशन, कैपेसिटी फैक्टर ऑफ द पावर स्टेशन, एवरेज डिमांड ऑफ द स्टेशन इनटू मैक्सिमम इंस्टॉल कैपेसिटी। एवरेज डिमांड इनटू मैक्सिमम कैपेसिटी को कैपेसिटी फैक्टर ऑफ द पावर स्टेशन कहा जाता है। 183 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया तो भी मैं वीडियो चला रहा हूँ क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू हैव द लॉन्गेस्ट एक्सपेक्टेड लाइफ। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की सबसे ज़्यादा लाइफ होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो 1 घंटे और 10 मिनट का हो गया है तो भी मैं वीडियो चला रहा हूँ क्योंकि आपके लिए है। तो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जितने भी फ्रेंड सर्कल में आपके कॉलेज के जितने भी रिलेटेड ग्रुप है, ऑफिशियल ग्रुप, नॉन ऑफिशियल ग्रुप, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ग्रुप, सब ग्रुप में वीडियो शेयर कीजिए। मैंने आपके लिए बनाया है, आपके एग्जाम के लिए बनाया है, PSOC की एग्जाम के लिए मैंने वीडियो आपके लिए बनाया है। तो दोस्तों आप इतना ही आप तो कर ही सकते हो, वीडियो को शेयर कर दीजिए। 184, द लाइफ ऑफ द अंडरग्राउंड केबल इज टेकन एज अ 14 ईयर। अंडरग्राउंड केबल की लाइफ होती है 40 ईयर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट द लाइफ ऑफ द RCC डैम टेकन द 100 ईयर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की जो डैम होता है, रेन फॉर सीमेंट कॉन्क्रीट पावर प्लांट का जो ईयर होता है 100 ईयर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एट अ ब्रेक इवन पॉइंट राइट आंसर है टोटल सेल इक्वल टू टोटल एक्सपेंस। ब्रेक इवन पॉइंट आपको यहाँ पर बताता हूँ, इसको ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है, इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 187 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 120 मेगावाट जनरेशन आर यूजली हाइड्रोकूलेड। हाइड्रोकूलेड होता है, क्या होता है? हाइड्रोकूलेड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 188 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन कूलेड होता है। हाइड्रोजन इज यूजली फॉर द कूलिंग फॉर द लार्ज जनरेटर बिकॉज ऑल ऑफ द अबव। इट इज हाई थर्मल कंडक्टिविटी, इट इज लाइट, इट्स ऑफर रिड्यूस द फायर रिस्क। इसके लिए हाइड्रोजन को कूलिंग के लिए यूज किया जाता है।
189 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम स्पान इन द केस वुडन पोल 15 मीटर और आरसीसी पोल का कितना होता है 60 to 80, कितना होता है 60 to 80। 190 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हम यहाँ पर 200 प्रश्न तक डिस्कशन करने वाले हैं। द डेप्रिसिएशन ऑन द प्लांट इज चार्ज बाय स्ट्रीट लाइट मेथड, स्नैकी फंड मेथड, डायमेंशनिंग वैल्यू मेथड। अगले क्वेश्चन में ये आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन डिफरेंट एंगल से आपको पूछ रहे हैं, आपको गुमराह नहीं होना। अ न्यूक्लियर पावर प्लांट अनवेरिएबल यूज एज अ बेस लोड प्लांट। बेस लोड प्लांट है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लोड शेडिंग इज डन टू रिड्यूस द हीट डिमांड। रिड्यूस द हीट डिमांड आप रिड्यूस कर दोगे तो लोड शेडिंग ऑटोमेटिकली हो जाने वाला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। 191 द एवरेज चार्ज पर किलोवाट व्हेन द लोड फैक्टर 20% विल बी 7 सेंट। कितना होता है 7 होता है। लकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 197 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज चार्ज पर किलोवाट विल बी लीस्ट व्हेन द पावर लोड फैक्टर इज 100%। लिस्ट होता है पर किलोवाट चार्ज का जब 100 लोड फैक्टर होता है तो। 198 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट द डेली लोड कर्व इज वैलिड। द एरिया ऑफ द कर्व डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द हावर गिवन लोड फैक्टर। ऑप्शन नंबर डी राइट है। आप यहाँ पर देख सकते हो दोनों के क्वेश्चन के लिए आपको एक ग्राफ इंपॉर्टेंट होने वाला है। ए बी और सी आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। द फिगर शो विच कर्व रिप्रेजेंटिंग द डायमेंशनिंग वैल्यू ऑफ द मेथड ऑफ द डेप्रिसिएशन। कर्व नंबर ए आएगा। स्निंकिंग द फंड मेथड इज रिप्रेजेंट एज कर्व नंबर सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 202 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन। In a steam power plant, which component need to maximum maintenance attention? Boiler आप किसी भी पावर प्लांट हो, थर्मल हो, हाइड्रो हो, न्यूक्लियर हो, गैस हो, कोई भी पावर प्लांट में सबसे ज़्यादा अटेंशन, सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन बॉयलर पर रखना चाहिए क्योंकि वो इसमें से स्टीम जनरेट होती है और स्टीम जो बॉयलर फट गया तो पूरे पावर प्लांट में ज़्यादा इंजरी हो सकती है। जितने भी इंजीनियर काम कर रहे हैं, जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं, इसको कोई ना कोई ईजा हो सकती है। इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखने वाला है। तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 207 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द डाइवर्सिटी फैक्टर ऑफ द प्लांट सप्लाइंग दिस लोड विल बी 1.0। डाइवर्सिटी फैक्टर 1.0 होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। The total input when the plant was generated 35 voltage, तो 35 मेगावाट, तो कितना होता है 3625 इंटू 10⁻⁶ किलो कैलोरी हावर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन मेरे को मिल जाएगा तो यहाँ पर मैं रुकने वाला हूँ। यस मिल गया। 204 पूरी पीडीएफ में 376 क्वेश्चन है। आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। पावर फैक्टर इज गिवन एक्टिव पावर इंटू रिएक्टिव पावर। पावर फैक्टर होता है एक्टिव पावर बाय रिएक्टिव पावर को पावर फैक्टर कहा जाता है। एक्टिव पावर को KW में डिवाइड करते हैं या और इसको KVA कहते हैं, इसको किलोवाट कहते हैं और इसको kVAR कहते हैं। तो इस दोनों का रेशियो एक्टिव और एपरेंट पावर, एक्टिव और रिएक्टिव पावर, इसको पावर फैक्टर कहा जाता है। एक्टिव पावर इंटू रिएक्टिव पावर, पावर फैक्टर इज गिवन बाय, आपको वहाँ से पावर फैक्टर मिल सकता है। दोस्तों वीडियो आपको ऐसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो स्वयं स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और मेरे साथ सोशल मीडिया में भी जुड़ सकते हो, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है।
टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में भी जुड़ सकते हो। सारे के सारे ग्रुप ज्वाइन करके आप मेरे को 1 में मैसेज कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली PDF भेजने वाला हूँ, अदरवाइज मैं PDF डिस्क्रिप्शन में अपलोड नहीं करने वाला हूँ। और वीडियो आप शेयर कर दीजिए। मैंने आपके लिए 1 आवर एंड 20 मिनट स्पेंड किया है, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।